हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रिक्शन को, इसके टाइप्स और इसकी डेफिनेशंस और जो इससे जुड़े कंसेप्ट हैं उनको हम स्टडी करेंगे। आज बेसिक से शुरू करते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन कि जब गाड़ी चल रही है और आप चलती हुई गाड़ी का इंजन बंद कर देते हैं तो गाड़ी धीरे धीरे कुछ डिस्टेंस के बाद जो है वो रेस्ट पे आ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, आप सबने नोटिस किया इस चीज को, फैक्ट है। लेकिन न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है वो ये कहता है कि अ बॉडी विच इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन डज नॉट चेंज इट्स स्टेट until an external force is applied on it। कि कोई भी बॉडी चाहे वो मोशन में है चाहे वो रेस्ट में है तब तक अपने आप को चेंज नहीं करेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी फोर्स ना लगाई जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब गाड़ी धीरे धीरे डिस्टेंस कवर करके रेस्ट पे आ रही थी तो उसके ऊपर कोई फोर्स जो है वो काम करना शुरू करने लगी। जैसे ही आपने इंजन बंद किया तो एक फोर्स उसके ऊपर लग गई जिसने उसको रेस्ट पे आने के लिए मजबूर कर दिया। इस फिनोमिना को ही क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन बोला जाता है। और वो जो फोर्स लगी उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते, लिखिए। फ्रिक्शन इज द फिनोमिना friction is the phenomena by virtue of which an opposition comes into play। एक अपोजिशन अपने आप पैदा हो जाता है बिटवीन टू सरफेसेस दो सरफेसेस के बीच में when one tends to slide, when one tends to slide या फिर रोल करना चाहे या स्लाइड करना चाहे ओवर द अदर। जब भी कोई दो चीजें जैसे गाड़ी का टायर और रोड, इंजन जब बंद हो गया, एक्सटर्नल फोर्स जो है जो आप दे रहे थे अप्लाइड फोर्स वो जीरो हो गई, तो अब जो टायर है वो रोड के ऊपर स्लाइड या रोल करना चाहता है, लेकिन इंजन बंद होने के बाद वहां पर एक क्या पैदा हो गया? अपोजिशन पैदा हो गया। एक फोर्स ऐसी आ गई जो उसको अपोज कर रही है, रोक रही है, जिसने फाइनली गाड़ी को क्या कर दिया? रोक दिया। तो ये जो फिनोमिना है अपोजिशन पैदा होने का, जब भी दो बॉडीज में से कोई एक दूसरे के ऊपर स्लाइड या रोल करना चाहते हो तो उस फिनोमिना को हमने क्या नाम दिया है? फ्रिक्शन। देखिए बोलने और समझने में इजी है, लेकिन जब डेफिनेशन लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको थ्योरेटिकल लाइन में लिखना पड़ता है कि जैसे थ्योरीज में है थोड़ा सा वैसे, बहुत सिंपली नहीं, आपको ये एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना पड़ेगा। अब ये जो फोर्स आई है, अपोजिंग फोर्स जो रोल प्ले कर रही है, इसको हम कहेंगे एंड दिस अपोजिशन फोर्स विच कम्स इनटू प्ले इज नॉन एज फ्रिक्शनल फोर्स। इसको हमने क्या नाम दिया? फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया। ये जो फोर्स है इसको फ्रिक्शनल फोर्स नाम दिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? वो चीज वहां पर रुक रही है हमारे पास। ठीक है, ये है फ्रिक्शन। अब इसके टाइप्स को करते करते हम इसकी डिटेल जानेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं। सबसे पहला जो फ्रिक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपके पास स्टैटिक फ्रिक्शन। पहले मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देता हूँ। स्टैटिक का वर्ड फिजिक्स के अंदर यूज किया जाता है रेस्ट की स्टेज के लिए। अगर हम कहें कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो हम ये भी बोल सकते हैं इट इज स्टैटिक इन नेचर, कि वो स्टैटिक का मीनिंग है वो रेस्ट पे ही है। ये वो फ्रिक्शन है
जो किसी बॉडी को मूव नहीं करने देना चाहता। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पर है तो वो बॉडी मूव नहीं करेगी। और सिंपल लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं कि आप बॉडी को मूव नहीं करा सकते। सिंपल सा एग्जांपल मैं दूं, एक बच्चा है छोटा सा जो सिर्फ 5 किलो का वजन उठा सकता है और 100 किलो का वजन कोई चीज़ पड़ी है, आप उसको को उठा लो तो क्या वो उठा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बच्चे की कैपेसिटी तो 5 किलो उठाने की थी और वो जो बॉडी है वो 100 किलो की है, ज़्यादा हो गई। इसी को इसकी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं हम, बच्चा जो फोर्स लगाता है वो बहुत थोड़ी है एज कंपैरिजन टू जो फोर्स बॉडी ने अपने आप के अंदर जो है वो अपनी स्टेट ना चेंज करने के लिए लगा रखी है। ठीक है ना, वो जो 100 किलो की बॉडी है वो अपनी स्टेट पे ही पड़ी है, रेस्ट पे। न्यूटन कहता है कि तभी तो मोशन पे आएगी जब एक्सटर्नल फोर्स लगेगी और इतनी लगेगी कि वो ओवरकम कर जाए उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट से, और इतने वो फोर्स छोटा बच्चा नहीं लगा सकता। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि स्टैटिक फ्रिक्शन वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो सरफेसेस के बीच में जब कोई भी मोशन नहीं हो रहा होता। अगर कोई चीजें दोनों रेस्ट पे पड़ी हैं तो उस टाइम उनके बीच में जो मोशन है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसे आप क्या बोल सकते हो? स्टैटिक। क्योंकि स्टैटिक के अंदर मोशन नहीं होता तो आप लिखोगे इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस, दो सरफेसेस के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, सो लॉन्ग एज तब तक रहेगी ये, एज देयर इज नो रिलेटिव मोशन, जब तक कोई वहां पर मोशन नहीं हो जाता उनके बीच में, जब तक वो दोनों सरफेसेस रेस्ट पर हैं तब तक ये फोर्स रहेगी। जैसे ही वो मोशन में आ जाएंगे तो फिर ये वाली फोर्स नहीं रहेगी। अब एक चीज ध्यान रहे कि अप्लाइड फोर्स जो बच्चा लगा रहा था 100 किलो की बॉडी पे वो कम थी, किससे? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स से। तभी वहां पर कौन रोल प्ले कर रहा था? स्टैटिक फ्रिक्शन रोल प्ले कर रहा था, क्योंकि अप्लाइड फोर्स कम थी। जब अप्लाइड फोर्स कम है तो बॉडी अपनी स्टेट क्यों चेंज करेगी? लेकिन एक स्टेज ऐसी भी तो आ सकती है कि जितनी हम फोर्स लगा रहे हों और जितना वो ऑब्जेक्ट अपने अंदर फोर्स लगा रहा है अपनी पोजीशन ना चेंज करने के, वो दोनों इक्वल आ जाए। ना तो हम उससे कम लगा रहे हैं ना हम उससे ज्यादा लगा रहे हैं, कि बिल्कुल सेम, यानी कि आपने जो फोर्स लगाई और जो वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है वो दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो आप क्या लिखोगे? F अप्लाइड, यानी कि फोर्स जो आपने अप्लाइड, और स्मॉल f से हम ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स को दिखा देते हैं, ये भी अपनी मैक्सिमम लग जाए। जितनी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स वो बॉडी लगा सकती है उतनी ही इक्वल अगर हम क्या लगा दें? अप्लाइड फोर्स लगा दें, तो इसका मीनिंग ये होता है दैट इज बॉडी इज एट, किस पे? किनारे पर है, बिल्कुल किसके? मोशन के। इज एट जस्ट एट वर्ज ऑफ मोशन। इसका मीनिंग है बस उसमें मोशन शुरू होने वाला ही है। जैसे ही हम थोड़ा सा ज्यादा लगाएंगे, जैसे कि ये भी 100 और ये भी 100, अब हमें पता है कि अप्लाइड फोर्स ज्यादा होते बॉडी मोशन में हो जाएगी, तो हम क्या कह सकते हैं कि जैसे ही 100 से 101 हुआ बॉडी किस में आ गई? मोशन में आ गई। तो यानी कि जब ये दोनों 100 है तो बॉडी बिल्कुल किनारे पर है मोशन के, कि मोशन जस्ट होने ही वाला है, लेकिन हुआ नहीं है अभी। होगा कब? जब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू है फ्रिक्शन की, जहां पर ऐसी स्टेज आ जाती है कि बॉडी बस मूव करने ही वाली होती है, उस स्टेज पे जो फ्रिक्शन होता है उसको हमने एक और नाम दिया है। उस स्टेज पे जो फ्रिक्शन होता है उसको हमने लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम दिया। आप इसको भी बोल सकते हो पार्ट इसका, वो है आपके पास
लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कोई बॉडी कितना शो कर सकती है उसको हमने जो है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का नाम दिया। तो हम लिखेंगे इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसकी, इसकी, ये कितना रोक सकती थी, उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हुई उसको आपने नाम क्या दे दिया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो आप लिखोगे इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, या आप लिख सकते हो इट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है दैट कम्स इनटू प्ले जो अपना रोल प्ले करता है when one body is at वर्ज, किसके वर्ज पे हो, किनारे पे हो, मोशन के वर्ज ऑफ मोशन ओवर अनदर बॉडी। जैसे ही एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर जस्ट मूव करना शुरू ही करने वाली है, किया नहीं है, करने वाली है, तो उस टाइम जो मैक्सिमम फ्रिक्शन वहां पर है, उस मैक्सिमम फ्रिक्शन को हमने क्या नाम दिया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन नाम। एक चीज आपको याद रखना हमेशा, बॉडी यहाँ पर मूव करने वाली है, मूव नहीं कर रही। अगर बॉडी मूव करेगी तो वो सिर्फ तब करेगी जब अप्लाइड फोर्स किससे ज्यादा हो जाएगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन से। चीज आपको याद रहे तो मैं लिख देता हूँ, याद रखना आपको कि अ बॉडी विल मूव करेगी ओनली इफ अप्लाइड फोर्स इज मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स। अगर इससे ज्यादा है तभी मूव करेगी, वरना वो वर्ज पे ही रहेगी, किनारे पे ही रहेगी, रेस्ट ही पे ही रहेगी। ये चीज आपको जो है वो ध्यान रखनी है। अब एक तीसरी टाइप भी आ जाती है हमारे पास, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा जो टाइप है वो है जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में है। देखो पहली टाइप में बॉडी जो है वो मोशन में नहीं थी, रेस्ट पे थी। दूसरी टाइप में वो मोशन की स्टेज पर आ गई, और तीसरी में वो मोशन पे है, तो जिसको हम क्या नाम देते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन। वो टाइप फ्रिक्शन की जो बॉडी तब पजेस करती है जब बॉडी ऑलरेडी मोशन में होती है। इट इज दैट फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले, इट इज दैट फ्रिक्शन which comes into play when body is in motion, when body is in, जब बॉडी पहले से किसमें हो, मोशन में हो, तब जो आता है वो काइनेटिक होता है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है आपका वो किससे कम है, लिमिटिंग से। क्योंकि लिमिटिंग होता तो बॉडी मूव नहीं कर रही होती, या स्टैटिक होता तो बॉडी मूव नहीं कर रही होती। ये काइनेटिक है, ये इनकी वैल्यू इनसे कम है, तभी बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। इन तीन टाइप्स को दिखाने के लिए, अच्छे से और एक्सप्लेन करने के लिए एक टॉपिक भी आता है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का वेरिएशन अगर चेक करें किसके साथ, अप्लाइड फोर्स के साथ, तो क्या होगा देखिए। टॉपिक का नेम जो है वो है वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, वेरिएशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स विद अप्लाइड फोर्स। जो अप्लाइड फोर्स है उसके साथ, देखिए वाई एक्सिस पे ले लीजिए आप फ्रिक्शनल फोर्स,
एक्स एक्सिस पे आपने ले लिया अप्लाइड फोर्स, तो जो वेरिएशन है वो कुछ ऐसे है, इस तरीके से है वेरिएशन। मैं लेबलिंग कर दूं फिर आप लोगों को डिस्कस करेंगे इस चीज के बारे में। देख लीजिए, जब बॉडी रेस्ट पे होती है, आपने धीरे धीरे उस पर फोर्स लगानी शुरू हुई तो उसने भी अपने अंदर की फ्रिक्शनल फोर्स को एक्टिव किया, दोनों इकट्ठी बढ़ते जा रही है, आप भी उसको उठाने के लिए फोर्स लगा रहे हो, वो भी अपनी फोर्स बढ़ा रही है, तो दोनों जो है एक साथ बढ़ रहे हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, इस पॉइंट तक जाता है। ये वो पॉइंट है जब तक आपने इतनी फोर्स नहीं लगाई कि आप बॉडी को मोशन में ला सको। तो ये जो ग्राफ है ये रेस्ट पे रहती है बॉडी, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है जो बॉडी को मूव नहीं करने देता। अब आप फोर्स लगाते लगाते ए पॉइंट तक आ चुके हो, तो इसका मीनिंग है कि अब फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो चुकी है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये वो लिमिटिंग फ्रिक्शन का पॉइंट है जिसको वर्ज बोला गया है, ये वो किनारा है। अगर आप इस अप्लाइड फोर्स को इससे आगे की तरफ ले जाओगे तो यानी कि आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगा दी, और फिर बॉडी जो है वो किस में आ जाती है, मोशन में आ जाती है। ये जो फोर्स अब मोशन में लग रही है उसको आपने क्या नाम दिया, काइनेटिक फोर्स, जो कि हमें पता है किसके कंपैरिजन में कम है, लिमिटिंग के कंपैरिजन में कम है। दोबारा सुन लीजिए, आपने फोर्स लगानी शुरू की अप्लाइड, तो धीरे धीरे फ्रिक्शनल फोर्स भी उसके अंदर एक्टिव होनी शुरू हो गई। एक स्टेप तक दोनों इकट्ठे बढ़ते रहे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला ग्राफ। जब बॉडी रेस्ट पे थी वो स्टैटिक फ्रिक्शन था, फिर आपने और फोर्स लगाई तो आप ए पॉइंट पर पहुंच गए, यानी कि आप मैक्सिमम वर्ज पॉइंट पे पहुंच गए हो, किनारे पे पहुंच गए हो कि अब जितनी फोर्स फ्रिक्शन लग रही है उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग, मैक्सिमम फोर्स लग रही है। अब अगर आपने थोड़ी ज्यादा लगा दी तो फिर आप किस में आ गए, मोशन में आ गए, ज्यादा फोर्स लगाते, और मोशन के दौरान जो उनकी फोर्स लगती है उसको आप क्या बोलते हो, काइनेटिक फोर्स बोलते हो। तो अगर इसको लिखना हो तो हम लिख भी देते हैं, जो पार्ट इसका O से लेकर A तक है ये रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक फ्रिक्शन को। द पार्ट OA रिप्रेजेंट्स स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है पार्ट OA, विच इंक्रीज विद अप्लाइड फोर्स, जो कि आप देख रहे हो जैसे जैसे फोर्स बढ़ रही है यहाँ पर इंक्रीज हो रहा था, विच increases with applied force, जो अप्लाइड फोर्स के साथ इंक्रीज होता जा रहा था। उसके बाद सेकंड पॉइंट देख लीजिए, OL यानी कि ए पॉइंट पर तक लगने वाली फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स OL किसको रिप्रेजेंट करती है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को, जिसको आप क्या नाम देते हो, लिमिटिंग। तो हम लिखेंगे OL रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन नॉन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हो। ये मैक्सिमम फोर्स है जो लगी। उसके बाद A के बाद बियॉन्ड A क्या हो रहा है, फ्रिक्शन डिक्रीज हुआ थोड़ा सा, और BC जो है, ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है मोशन को, काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो हम लिखेंगे बियॉन्ड A फ्रिक्शन इज डिक्रीज्ड, कम हो गया क्योंकि हमने अप्लाइड फोर्स ज्यादा कर दी। नाउ पोर्शन BC जो है वो रिप्रेजेंट करता है काइनेटिक, रिप्रेजेंट्स काइनेटिक फ्रिक्शन, वो काइनेटिक फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट इज कितना है काइनेटिक फ्रिक्शन O से लेके K, दैट इज OK एट
वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे किससे रिप्रेजेंट किया गया है, ओके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये थी हमारे पास वेरिएशन आ जाते हैं टेबल 2 नंबर पे कि अप्लाइड फोर्स के साथ वेरिएशन दिखाओ, तो ग्राफ आपको बनाना पड़ेगा। दो और भी टाइप है हमारे पास फ्रिक्शन के, एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये तब रोल प्ले करता है जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करना चाहती है। द अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इनटू प्ले, द अपोजिंग फोर्स दैट comes into play when one body is, जब एक बॉडी क्या करे, स्लाइडेड ओवर अनदर बॉडी, when one body is slided over another body, ये तब काम आती है हमारे पास। लेकिन ये ध्यान रहे टच में होना चाहिए, दोनों टच होकर स्लाइड करनी हो। एक और भी है हमारे पास, वो है रोलिंग फ्रिक्शन। सेम डेफिनेशन रहेगी ऊपर की तरह, बस स्लाइड की जगह रोल वर्ड। एक तो स्लाइड करना और एक रोल होते हुए जाना। तो ये रोलिंग है, द अपोजिंग फोर्स दैट comes into play when one body is rolled over another body, जब एक बॉडी को दूसरे के ऊपर क्या किया जाए, रोल्ड किया जाए। कंसेप्ट अगर देखें, इनकी थ्योरीज है, कोज है, इनके ओल्ड थ्योरीज है हमारे पास। उसमें होता क्या है कि रोलिंग के केस में क्या होता है, अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन करूं चीजों को तो देख लो। रोलिंग के केस में क्या है, ये कोई सरफेस है और ये बॉडी रोल कर रही है इसके ऊपर, तो आप क्या देखोगे, इस पूरी बॉडी का जितना भी वेट है वो दूसरे रोड के साथ सिर्फ छोटे से एरिया से कनेक्टेड है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। एरिया ऑफ कांटेक्ट देखो दोनों बॉडीज का बिल्कुल छोटा सा, तो यानी कि ये एरिया कम है तो ये बॉडी इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स लगा रही है, बहुत ज्यादा प्रेशर लगा रही है, जिसकी वजह से ये जो सरफेस आपको स्ट्रेट दिखाई दे रहा है ये कुछ ऐसा हो जाता है। लेकिन ये माइक्रोस्कोपिकली है, आप देखने से नहीं लग सकते कि आप सोच रहे हो कि गाड़ी लेके रोड पे जा रहे हैं तो रोड दब गया, नहीं, हमने वर्ड यूज किया माइक्रोस्कोपिकली, कि अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तब आपको ये थोड़ा सा डिप्रेशन नजर आएगा, इसको डिप्रेशन बोल देते हैं, तब आपको ये थोड़ा सा डिप्रेशन नजर आएगा उस बॉडी, क्योंकि उस बॉडी ने थोड़ी सी जगह पर बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाइड कर दिया। अब आप जो फोर्स लगा रहे हो इस पहिए को, अगर ये पहिया है, इसको मूव कराने के लिए जो फोर्स आप लगा रहे हो वो फोर्स दो पार्ट में बट जाएगी। एक पार्ट तो उस फोर्स का इसको आगे चलाने के लिए हेल्प करेगा कि भाई आगे लेके जाना है पहिए को, और दूसरा पार्ट इसको इस डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद करेगा। अगर आपने 100 न्यूटन फोर्स लगाई तो ऐसा हो सकता है 20 न्यूटन तो इसको इस डिप्रेशन से बाहर निकालने में, जो खड्डा सा आपको नजर आ रहा है, और 80 न्यूटन फोर्स जो है इसको मोशन में हेल्प करेगी। ऐसा होता है, और यही जो 20 न्यूटन फोर्स आपको लगी इस खड्डे से बाहर निकालने के लिए, इसी को तो हमने क्या बोला है, फ्रिक्शन। जो मुसीबत आई, जो अपोजिशन आया, उससे ओवरकम होने के लिए आपको जो फोर्स लगानी पड़ी वही क्या है हमारे पास, फ्रिक्शनल फोर्स है, जितनी आपको लगानी पड़ी। तो ये हमारा आज का कंसेप्ट था जिसमें हमने फ्रिक्शन और उसके टाइप्स को पढ़ा। आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।